हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम ऑलरेडी चारों हेड कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसा कि आपने देखा है अभी तक जितने भी हेड्स हमने किए हैं उनमें सब पॉइंट्स जो हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो एक एक्ट है, वो एक लॉ है। तो उस लॉ में जब तक हम रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके जो सेक्शंस है वो याद नहीं रखेंगे तब तक हम किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी तक हमने बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में रूल्स देखे थे, उसी तरह हम अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कुछ रूल्स हैं जो देखेंगे। तो ये एक लास्ट हेड है और इस हेड में वो सारी इनकम आती हैं जो अभी तक चार हेड में नहीं आई हैं। अभी तक आप देखेंगे तो चारों हेड की जो इनकम है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई एक एसएससी है जो कहीं जॉब करता है, नौकरी करता है, उसका एक एम्प्लॉयर है, वो हर महीने एक फिक्स अमाउंट लेके आता है अपनी सर्विसेज के बदले, तो वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। किसी आदमी के पास मकान है, वो उसने मकान अपने किराए पे दे रखा है, लेट आउट कर रखा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। किसी का बिजनेस है, किसी का प्रोफेशन है, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। किसी के पास कोई एसेट्स थी, मकान था, वो बेच दिया, उससे उसको इनकम हुई, वो कैपिटल गेन में आएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी इनकम्स होती हैं, जैसे इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, सट्टा होता है ना, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, बैंक अकाउंट है, इतने सारे और इनकम्स होती हैं। वो कहाँ जाएगी? तो जो इनकम पहले वाले चार हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन में नहीं आती हैं, वो इनकम यहां टैक्सेबल होंगी। इसमें कौन कौन सी इनकम आएगी? सबसे पहले डिविडेंड, देन इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। ये सारी क्या होती हैं? कैजुअल इनकम होती है। कैजुअल इनकम मतलब आकस्मिक आय। आप कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठे हैं, आपको पता है कि आप कितना जीत के आओगे? नहीं पता ना, अचानक ही होगी, तो वो कैजुअल इनकम है। तो जितनी भी कैजुअल इनकम्स होती हैं वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो बनाया मैंने वो डिटेल में है कि डिविडेंड क्या होता है और ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इसमें क्या होता है। Any sum received by an SSC from his employer as a contribution to the provident fund, provident fund के बदले जो मिलता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम है। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड इनकम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। बिल्कुल, अगर आपकी कोई इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में क्लियर है तब तो वो वहीं टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर वो वहाँ क्लियर नहीं है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। जैसे एग्जांपल है कि मेरी एक शॉप है या टूर्स और ट्रेवल्स का मेरा बिजनेस है और मैं जो कार है वो किराए पे देता हूँ, तो काम है ना, मेरा बिजनेस है ना, मैं उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है उससे, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। अब मैं तो जॉब करता हूँ, एक कॉलेज में हूँ, पढ़ाता हूँ, सैलरी मिलती है मुझे। एक फ्रेंड आया कि भाई तेरी कार चाहिए किराए पे, ले जा किराए पे। अच्छा, कितना किराया लेगा? कि 5,000 रुपये किराया लूँगा। ठीक है, पेट्रोल तू डलवा देना, मुझे तो 5,000 रुपये दे देना। क्या मेरा बिजनेस है वो? क्या उससे मेरा घर चल रहा है? नहीं। तो वो हेड जो है वो क्लियर कहाँ हुआ? अगर मेरा बिजनेस होता तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में जाती, लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं जाके कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। ऐसे ही कोई प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो किराए पे दे देते हैं, जो बिजनेस नहीं होता है, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अंडर की मैन इंश्योरेंस, बिजनेस और प्रोफेशन में भी अपन ने पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो की पर्सन की तरह काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी पॉलिसी से जो मिलता है। एनी पर्सन रिसीव्स इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ पर्सन, अगर एक किसी व्यक्ति को निम्न प्राप्त होता है, 50,000 बिना किसी कंसिडरेशन के 50,000 रुपये मिल गए, तो होल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी एक्सीड्स 50,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर 50,000 से
ज़्यादा अगर वो एक्सीड करती है और कंसिडरेशन से मिलता है तो 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज मोर। एक तो बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी मिल गई, जैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड मिल गया, बिल्डिंग मिल गई, इमूवेबल है जिसको आप घुमा नहीं सकते हो, मूव नहीं करवा सकते हो, और बिना किसी कंसिडरेशन के मिली है, तब तो जो भी इसकी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो, और अगर कंसिडरेशन में मिली है तो वो 50,000 और 5% कंसिडरेशन जितने में भी आपने पे किया है उसका 5%, जो दोनों में से ज़्यादा होगा। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और फॉर अ तो होल ऑफ सच अमाउंट जो है वो क्या होगा, इनकम में जोड़ा जाएगा। और फॉर अ कंसिडरेशन जो 50,000 से कम में मिला है तो फेयर मार्केट ऑफ सच प्रॉपर्टी एज सच एक्सीड्स कंसिडरेशन, जितना भी उस कंसिडरेशन से ज़्यादा मिलेगा उतना। अब ये जो प्रोविज़न है ये वाला, इसको वापस समझ लो कि अगर 50,000 तक की कोई एसेट्स मिली है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से 50,000 रुपये तक की एसेट मिली है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो जितना भी मिला है वो होल ऑफ द अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूव नहीं कर सकती है, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के मिली है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी एक्सीड्स 50,000, तो उस स्टैम्प ड्यूटी ही उसकी वैल्यू होगी और उसकी इनकम में जोड़ा जाएगा अदर सोर्सेज में। कंसिडरेशन से मिला है तो 50,000 और 5% कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन मतलब जितने में मिला है, जितने रुपए देने पड़े हैं वो। और इमूवेबल के अलावा कोई प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो जितनी भी उसकी वैल्यू है वो उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। और अगर 50,000 से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो उसमें ऐड किया जाएगा। नाउ ये किसके लिए नहीं है, रिलेटिव कैसे मिलती है तो नहीं होगी। अंडर विल और इनहेरिटेंस, वसीयत या उत्तराधारी के रूप में मिली, जैसे आप अभी आपने कहा ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी विदाउट कंसिडरेशन, तो आप तो स्टैम्प ड्यूटी लगा दोगे, लेकिन यहाँ अगर वो आपको वसीयत के तौर पे मिली है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। मैरिज शादी पे मिली है तो एग्जेम्प्ट है, लोकल अथॉरिटी से मिली है तो वो एग्जेम्प्ट है, और ट्रस्ट से मिली है तो कोई एग्जेम्प्ट है। प्रॉपर्टी मीन्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, ये सारे एसेट्स की बात कर रहे थे अपन। और रिलेटिव का मतलब है इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस, ब्रदर और स्पाउस मतलब पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, ब्रदर और सिस्टर, और ब्रदर और सिस्टर आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ससुराल वाले भी इंक्लूडेड है, और जो उत्तराधिकारी सेल्फ जो उसके ऊपर है वो, और HUF के लिए एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। अदर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड, और कौन सी हैं, ये तो अभी मेन थी, डिविडेंड था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी थी, की मैन पॉलिसी था, कोई एसेट्स मिली है तो भी अदर सोर्सेज में आएगी। और भी कुछ इनकम्स हैं जैसे सब लेटिंग ऑफ हाउस, अगर एक किराए पे लिया हुआ मकान कोई आगे दे देता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ टीचर और अ लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क, जैसे एक टीचर है उसका काम पढ़ाना है, अब उसका एग्जाम का वर्क भी दे दिया और उससे उसको रेमुनरेशन मिल रहा है, इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। रॉयल्टी से जो इनकम मिली है वो, डायरेक्टर फीस, रेंट ऑफ लैंड नॉट अपरटेनेंट टू द बिल्डिंग, खाली मैदान किराए पे दिया साहब, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अस्पष्ट साधन, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए मिले, कहाँ से आए 2 लाख रुपए, अब आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, सैलरी से हुए, किराया मिला, आपका प्रॉफिट है, क्या है, यू कांट एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अस्पष्ट साधन है। MP की सैलरी, अब यहाँ देखो सैलरी वर्ड आया, साहब सैलरी आया है तो सैलरी में जाना चाहिए, नहीं, सैलरी में जाने के लिए एक कंडीशन होती है क्या, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है वो मास्टर और सर्वेंट का होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। MP, MLA ये गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है।
फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो और हायर्स ऑफ द डिजीज, मतलब उत्तराधिकारी को, विधवा या उत्तराधिकारी को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर इन लोगों को मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। यूएनओ के एम्प्लॉय की विधवा को, गैलेंट्री अवार्डी की विधवा को या फैमिली मेंबर को, या ऐसा पर्सन जो आर्म्ड फोर्सेस में था और ड्यूटी करते हुए मारा गया। रिसिव्ड बाय क्रिकेटर्स, क्रिकेट खेलते हैं, ओहो क्रिकेटर की भी तो इनकम होती है, वो भी टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज के अंदर। कैसे? टेस्ट मैच इन इंडिया, 25% ऑफ सच इनकम रिसीव्ड फ्रॉम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। 25% ऑफ सच इनकम, अगर कोई भारत में टेस्ट मैच खेल रहा है कोई क्रिकेटर, तो उसकी इनकम का 25% इंक्लूड है। अदर मैचेस इन इंडिया एग्जेम्प्टेड, और अगर मैचेस आउटसाइड इंडिया खेला है उसने तो 50% ऑफ सच इनकम जो है वो कर योग्य होगी और उसकी इनकम में जुड़ेगी। इंडिया में टेस्ट मैच खेला 25% इनकम में जुड़ जाएगा, इंडिया के बाहर मैच खेला 50% जुड़ जाएगा। टिप रिसीव्ड बाय वेटर और टैक्सी ड्राइवर नॉट बीइंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर नहीं देना चाहिए टिप। जैसे हम जाते हैं कहीं पर होटल में जाते हैं, हम बेरा को क्या करते हैं, टिप दे देते हैं। टैक्सी पे जाते हैं, 90 रुपये हुए साहब, 100 का नोट दिया के बाद 10 रुपये तू रख ले, वो टिप जो है वो किस हेड में जाती है? अदर सोर्सेज में जाती है। तो ये कुछ इनकम्स थी जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि जो डिविडेंड होता है या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कैसे टैक्सेबल होती हैं और उनकी इनकम क्या होती है। थैंक यू।